अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज के इस जेके बोस फास्ट ट्रैक रिवीजन एक्सप्रेस में जो हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज हमारे पास यूनिट 3 क्लास 11th का है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो आज हम इस चैप्टर को यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं और साथ में आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये चैप्टर आपको अप्रोक्सीमेटली देने वाला है 6 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, इसलिए आप इसको लाइटली ना लें। अब हम फर्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। हम इस स्लाइड को देखते हैं। देखो, ये जो हमारे पास, अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस लिंक को आप टेलीग्राम के थ्रू ओपन करेंगे और आप वहां से पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपके। और साथ में अगर कोई इस क्यूआर कोड को वहां पे स्कैन कर लेगा, वो डायरेक्टली वहां पे पीडीएफ नोट्स में ही चला जाएगा, वहां पे आप पीडीएफ नोट ले सकते हैं। अब बिना देरी करें हम पहले सवाल से शुरू हो जाते हैं, दैट इज एक्सप्लेन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसके बाद सवाल में यह भी बताया हुआ है कि हम बताएंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। धीरे धीरे करके यहां पे बातों को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि हमारे पास 1869 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था मेंडलीव। तो उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल दिया है, दैट इज कॉल्ड एज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। 1869 में हमारे पास साइंटिस्ट आए थे मेंडलीव, और इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, एक क्लासिफिकेशन की है एलिमेंट्स की, और उस क्लासिफिकेशन का नाम रखा हुआ है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब सबसे पहले एक चीज समझते हैं जो कि हमें एग्जाम में पूछ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। सबसे पहले एक चीज समझते हैं, व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले मैं टर्म को डिफाइन करने जा रहा हूं यहां पे, दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। देखो, इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। सोच लो मैं क्या बताने वाला हूं। देखो, इस मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की होती है, दे आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स। इसलिए मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड chemical properties, the physical and chemical properties of elements are periodic function of एटॉमिक वेट। एक बारी इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में इस स्टेटमेंट को हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझेंगे वो मैं बताने वाला हूं। देखें, इसका मतलब यह है कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, मतलब जब हम एलिमेंट्स की एक अरेंजमेंट बनाएंगे और उस अरेंजमेंट में अगर मैं एलिमेंट्स को रखता हूं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, जो प्रॉपर्टीज, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी या जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज हो जाएंगी या जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, वो रिपीट हो जाएंगी आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। यही तो स्टेटमेंट बोलता है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। मतलब हुआ, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी वो रिपीट हो जाएंगी आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब उसके बाद हम ये समझेंगे कि जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया है, उस पीरियोडिक टेबल के क्या खास बातें थे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं यहां पे बता दूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आप एक बार देख लेंगे। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो जब मेंडलीव ने अपना ये पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया था उस टाइम पे हमारे पास टोटल 63 एलिमेंट्स वर नोन। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया था उस टाइम पे हमारे पास टोटल एलिमेंट्स का जो नंबर था दैट वाज 63, इसलिए मैं लिखूंगा 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम। जब मेंडलीव ने ये पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया था उस टाइम पे हमारे पास टोटल 63 एलिमेंट्स थे। 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम। और उसके बाद आप ये बात ध्यान रखेंगे, ये जो हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है इसका बेसिस जो है इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। आपके पास अगर एक नंबर में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है, वो आपको पूछेगा जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। इसलिए मैं ऐसा एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। यहां पे जो क्लासिफिकेशन का हमने बेसिस लिया था, हमने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन की थी, हमने एटॉमिक वेट को एक स्टैंडर्ड पैरामीटर मान के क्लासिफिकेशन कर लिया था, इसलिए इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। एक पॉइंट ये लिख लिया। जब मेंडलीव ने ये पीरियोडिक टेबल दिया था उस टाइम पे हमारे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। नोबल गैसेस were not discovered at that time। जब मेंडलीव ने ये पीरियोडिक टेबल दिया था उस टाइम पे कॉन्सेप्ट ऑफ नोबल गैसेस अभी नहीं आया था, कोई भी नोबल गैस तभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था। अब उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाते हैं और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में और कौन कौन सा खास कैरेक्टरिस्टिक होता है। देखो मैं बोलूंगा जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था ये सबसे अच्छी कोशिश थी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, इसलिए इसमें हमने सिस्टमैटिकली हर किसी एलिमेंट को अरेंज किया था। वो दिस वाज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, इसलिए ये सबसे जबरदस्त कोशिश मानी जाती है। ये हमारे पास सिस्टमैटिक मैनर में हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर लिया था। हेंस दिस वाज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। यह सबसे पहली कोशिश थी जहां पे हमने जितने एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर हुए थे 63, उन सब को हमने सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया था। अब उनको हमने कैसे अरेंज किया था, हमने बनाए थे हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स, इसलिए मैं लिखूंगा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रोज। हमने हॉरिजॉन्टल रोज भी बनाए थे और हमने बनाए थे वर्टिकल कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल रोज बनाए थे और हमने वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो हमने हॉरिजॉन्टल रोज बनाए थे जहां पे हमने एलिमेंट्स को प्लेस किया था, जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट था, यहां पे हमने हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में एलिमेंट्स को प्लेस किया था। अब हॉरिजॉन्टल रोज का जो नाम दिया जाता है दे आर कॉल्ड एज पीरियड्स, और जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको नाम दिया जाता है ग्रुप्स। अब मैं लिखूंगा जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उन हॉरिजॉन्टल रोज को नाम दिया जाता है पीरियड्स, इसलिए आप लिखेंगे हॉरिजॉन्टल रोज आर नेम्ड एज पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज आर नेम्ड एज पीरियड्स। और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 आपके पास पीरियड्स थे। देयर वायर
7 periods, there were 7 periods in Mendeleev's periodic table. अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. आप समझ सकते हैं सर ने लिखा है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को एमपीटी से. उसके बाद जो हमारे पास यहां हमने वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे, उन वर्टिकल कॉलम्स का हमने नाम दिया था ग्रुप्स. और मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर टोटल हमारे पास 8 ग्रुप्स थे. वो हमारे पास ऐसा लिखेंगे, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स. वर्टिकल कॉलम्स और कॉल्ड एज ग्रुप्स. जो ये वर्टिकल कॉलम्स बने थे इनका हमने नाम दिया था ग्रुप्स. और जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो थे दे वर 8. देयर वर 8 ग्रुप्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. देयर वर, बड़े इत्मीनान से लिखें, देयर वर 8 ग्रुप्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ये हमारे पास इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ डिस्क्रिप्शन वाले पॉइंट्स है. अब जो एलिमेंट्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हमने एक ही ग्रुप में रखे थे, मतलब जितने भी एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के अंदर थे, उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी. इसलिए हम ऐसा बोलेंगे, जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में प्लेस्ड थे, जिन एलिमेंट्स को हमने एक ही ग्रुप के अंदर रखा था, उन सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी दे वर ऑलमोस्ट सिमिलर. इसलिए लिखेंगे 7वां पॉइंट यहां पे, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप possess same properties. ये हमारे पास यहां से हमने अभी तक कवर किया है व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, और उसके बाद हमने थोड़े से कुछ डिस्क्रिप्शन में पॉइंट्स बता दिए. अब हमारे पास इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के बाद हमें कौन कौन सा एडवांटेज मिल गया, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द गुड पॉइंट्स अबाउट दिस मॉडर्न मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. इसलिए हम लिखेंगे इसका एडवांटेज क्या था. कुछ 1-2 बार एडवांटेज में बता देता हूं, आप एक बार चेक कर लेंगे. एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मैं सिंपली लिखूंगा एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को मैं लिखूंगा एमपीटी से. देखिए, जो उससे पहली क्लासिफिकेशन आई थी, सपोज हमारे पास डॉबरनियर क्लासिफिकेशन आई थी, हमारे पास न्यूलैंड्स और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वगैरह आया था, तो उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स थे वो सारे क्लास पे नहीं हुए करते थे उन क्लासिफिकेशन मेथड से. ये ऐसा मेथड था जहां पे जितने एलिमेंट्स उस टाइम पे नून थे वो सारे एलिमेंट्स हमने क्लासिफाई भी कर लिए. इसलिए इट हैज मेड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजियर, क्योंकि उतने उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनको हमने ग्रुप्स में लगा लिया था और पीरियड्स में लगाया था, और जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के अंदर थे उन सब की प्रॉपर्टी सेम थी. इसलिए इट हैज मेड टू स्टडी द एलिमेंट्स इजियर. या मैं ऐसा बता दूं, हमें बहुत कॉन्वीनियंट फील हो रहा था जब हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को पढ़ लिया, क्योंकि हमें हर एक एटम को इंडिविजुअली या हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ गई. हमें अगर एक एलिमेंट के बारे में आइडिया मिला, पूरे ग्रुप का आइडिया मिल गया, सारे एलिमेंट्स का आइडिया मिल गया. इसलिए हमें एक एक करके एलिमेंट्स को नहीं पढ़ना पड़ा, एक को पढ़ा बस, बहुत सारों के लिए वही प्रॉपर्टीज सेम आ जाती है. इसलिए मैं ऐसा बता दूंगा कि जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, इट हैज मेड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजियर. इसलिए एक पॉइंट आ जाएगा पहला एडवांटेज में, इट हैज मेड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजियर या कॉन्वीनियंट. इट हैज मेड द study of elements easier या convenient वर्ड भी आप यहां पे लिख सकते हैं. वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मदद से हमने एलिमेंट्स का जो पढ़ना है वो आसान हो गया मॉडर्न मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के थ्रू. अब उसके बाद दूसरा एडवांटेज जो है, कुछ एलिमेंट जो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे, मेंडलीव ने उनको एग्जैक्टली प्रिडिक्ट भी किया, फलानी जगह पे एलिमेंट आना चाहिए. जब वो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए वो उन्हीं पोजीशंस पे एग्जैक्टली फिट बैठते थे. वो
it has made the prediction for new elements. It has kept the vacant positions. It has kept vacant positions for न्यू एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड. जो नए एलिमेंट डिस्कवर होने वाले थे उनके लिए मेंडलीव ने कुछ वेकेंट साइट्स भी रख ली थी. इट हैज केप्ट वेकेंट पोजीशंस फॉर न्यू एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड. जो एलिमेंट अब डिस्कवर होने वाले थे नए, उनके लिए मेंडलीव ने कुछ जगहें रखी थी, कुछ स्पेसेस रखे थे, कुछ एम्प्टी साइट्स रखी थी. सपोज मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक एलिमेंट था दैट इज स्कैंडियम. वो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था. उस स्कैंडियम को आपका जो मेंडलीव है उसके लिए एक पोजीशन रखता है दैट इज कॉल्ड एज इक्का बोरॉन. इक्का बोरॉन. इक्का बोरॉन जो पोजीशन रखी थी दैट वाज फॉर सिलिकॉन. उसके बाद हमारे पास एक एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था दैट वाज गैलियम. गैलियम की पोजीशन पे आपका जो मेंडलीव है वो उस पोजीशन पे एक नाम रखता है दैट इज इक्का एल्यूमिनियम. क्योंकि इक्का का मतलब लुकिंग लाइक, वो गैलियम जो है वो चूंकि एल्यूमिनियम के साथ प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर दिखाता है, इसलिए गैलियम के साथ उसने नाम रखा था इक्का एल्यूमिनियम. क्योंकि एल्यूमिनियम और गैलियम एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इसलिए जैसी प्रॉपर्टीज आपका एल्यूमिनियम दिखाएगा वैसा ही आपके पास गैलियम भी दिखाता है, इसलिए गैलियम के लिए लिखा था इक्का एल्यूमिनियम. उसके बाद हमारे पास एक एलिमेंट होता है जिसका नाम आता है जर्मीनियम. जर्मीनियम. और जो जर्मीनियम होता है वो सिलिकॉन की ग्रुप को बिलोंग करता है, इसलिए उसके लिए नाम लिखा था उस टाइम पे इक्का सिलिकॉन. क्योंकि ये सिलिकॉन को रिजेंबल करता है, सिलिकॉन का जैसा है, इसलिए इसके लिए वर्ड लिखा था इक्का सिलिकॉन. जर्मीनियम के लिए वर्ड लिखा था इक्का सिलिकॉन. उसके बाद हमारे पास एक एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड टेक्नीशियम. टेक्नीशियम. इस टेक्नीशियम के लिए एक वर्ड रखा था उसने, क्योंकि ये मैग्नीज वाले ग्रुप को बिलोंग करता है, इसलिए उसके लिए वर्ड लिखा था इक्का मैग्नीज. आपके पास इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. इक्का मैग्नीज कौन था, इक्का सिलिकॉन कौन था, आपके पास इक्का एल्यूमिनियम कौन था और इक्का बोरॉन कौन था, या वर्ड्स याद रखेंगे. इक्का बोरॉन स्कैंडियम, इक्का एल्यूमिनियम गैलियम, इक्का सिलिकॉन जर्मीनियम, और इक्का जो हमारे पास मैग्नीज है वो टेक्नीशियम के लिए हमने रखा था. अब उसके बाद और क्या एडवांटेजेस थे इसके, जो हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका एक और सिंपल पॉइंट मैं बता दूंगा कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसके एक और एडवांटेज हमारे पास क्या था. तीसरा एडवांटेज, हमारे पास एक एलिमेंट होता है बेरिलियम. उस बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था वो डाउटफुल था. उस एटॉमिक मास को भी करेक्ट कर लिया हमारे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने, इसलिए मैं लिखूंगा करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स. करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स. जिन सबस्टेंसेस के एटॉमिक वेट में हमें डाउट था उनका डाउट भी हमें क्लियर कर लिया हमारे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने, इसलिए मैं लिखूंगा करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स या एटॉमिक मासेस. एटॉमिक वेट्स was done by मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ये आप 3 पॉइंट्स यहां से याद रखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस में. इट हैज मेड द स्टडी इजियर. उसके बाद नए एलिमेंट्स जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए हमने वेकेंट साइट्स रख ली थी, और उसके बाद डाउटफुल एटॉमिक वेट्स को करेक्ट करने का तरीका हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से समझ लिया था. अब लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे. What are the limitations of this Mendeleev's periodic table? जो हमारे पास है मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया है, इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है एक बार समझते हैं. 2-3 लिमिटेशंस को देखो. चूंकि हमारे पास एक एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन. जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वो हाइड्रोजन की पोजीशन एक्सप्लेन ही नहीं कर सका, क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ रिजेंबल कर रही थी
और कुछ प्रॉपर्टीज हेलोजन्स के साथ रिपीट होती थी, इसलिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट एक्सप्लेन्ड फ्रॉम दिस पीरियोडिक टेबल। Position of hydrogen could not be explained from Mendeleev's periodic table। पहली लिमिटेशन ये है। दूसरी लिमिटेशन ये है, चूंकि दिस मॉडल या जो हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है, दिस इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, तो आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है जो कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, उनकी पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट अलग अलग है उनकी पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन जो आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसने पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो जो नेक्स्ट इसका पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट लिमिटेशन इसकी है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स was not explained। वो ना ही हाइड्रोजन की पोजीशन यहां पे एक्सप्लेन हो गई और ना ही हमारे पास यहां से हाइड्रोजन की पोजीशन एक्सप्लेन हो सकी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये बात याद रख लेना, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो इसने बताया था कि मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रख लूंगा। क्या वो सीक्वेंस हर बार फॉलो हो रही थी कि नहीं हो रही थी फॉलो। हमने कई जगह पे देखा था कि जो सीक्वेंस हमने बनाई थी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक वेट की, वो सीक्वेंस हर बार फॉलो नहीं होती है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, जो हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं वो हर बारी फॉलो नहीं हो रहा था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वॉज नॉट फॉलोड एट मेनी पोजिशंस। बताता हूं कैसे, एक बार देख लेंगे। जो हमारे पास मेंडलीव था, मेंडलीव ने आपका सबसे पहले रखा था एर्गॉन, और एर्गॉन के बाद रखा था पोटेशियम, क्योंकि एर्गॉन से पोटेशियम तक जाने पे एटॉमिक वेट बढ़ना चाहिए। लेकिन एर्गॉन का जब एटॉमिक वेट देखा जाता है दैट इज 39.9, और पोटेशियम का जो एटॉमिक वेट होता है दैट इज 39.1। वो यहां पे आप डिक्रीजिंग एटॉमिक वेट रख रहे थे, लेकिन आपने एलिमेंट एर्गॉन के बाद पोटेशियम रखा था। तो आपको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट से जाना था तो आपको पोटेशियम के बाद एर्गॉन रखना था, लेकिन आपने एर्गॉन के बाद पोटेशियम रखा था, जो सीक्वेंस आपके हिसाब से सही नहीं थी। उसके बाद हमारे पास यह है कोबाल्ट और यह हमारे पास है निकल। इसका एटॉमिक वेट जो लिखा था वो 58.9 था और इसका एटॉमिक वेट रखा था 58.6। यहां पे भी कोबाल्ट के बाद निकल था, लेकिन यहां पे एटॉमिक वेट डिक्रीज हो रहा था। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट जो था वो हर बार फॉलो नहीं हो रहा था। कई पोजीशंस पे आप अपने ही रूल के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। उसके बाद जो आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट था वो हर बार फॉलो नहीं हो रहा था। कई पोजीशंस पे आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, जो कि आप अपने ही रूल से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। और उसके बाद एक और कई जगह पे ऐसा देखने को मिला कि हमारे पास लाइक एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स को आपने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखा था। एक पॉइंट ये भी आ जाएगा, आप ये भी लिख सकते हैं, लाइक एलिमेंट्स वायर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। जो सेम एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी वो आपने कई जगह पे आपने अलग अलग से रख लिए थे। तो आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। तो ये हमारे पास पहला सवाल यहां से क्लियर हो गया। देखो आप एक बार क्वेश्चन पे वापस जाएंगे, आप एक बार पढ़ भी लेंगे। एक्सप्लेन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये पार्ट हो गया। इसका क्या एडवांटेज है, इसकी क्या लिमिटेशंस है, वो सब हमने एक बार डिस्कस कर ली है। अब उसके बाद हम जाते हैं सवाल नंबर 2 पे। व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? और थोड़ा सा हम यह भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास आज के जमाने में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसको एक बार जस्टिफाई कर लेते हैं। उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स है, कैसे उसको देखा जाता है। अब
सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बड़े इत्मीनान से आप क्वेश्चन को लिख लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपके मार्क्स बन ही जाएंगे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उसको समझते हैं। देखो, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था, उसका जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आया था, उसने बोला था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। लेकिन यहां पे आपका स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, थोड़ा सा हम जाते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट है, उसमें हमारे पास एक साइंटिस्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज हेनरी मॉसले। हेनरी मॉसले हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ डील कर लेते हैं, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा है। और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ वो सब देख लेते हैं एक बार। देखो, जो हमारे पास हेनरी मॉसले ने लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया है, उसमें उसने एक एक्सपेरिमेंट करा है, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या करा, उसने एक सोर्स लिया है, और वो सोर्स हमें क्या देता था, वो सोर्स हमें देता था इलेक्ट्रॉन्स, और उस सोर्स से हमें मिलते हैं हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स वहां से मिलते हैं। और जब वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल के ऊपर बम्बार्ड हो जाते हैं, तो वहां से क्या हो जाता है, हमने एक फिजिकल प्रॉपर्टी को वहां पे पढ़ लिया। सपोज ये मैंने कोई मेटल लिया हुआ है, इस मेटल के ऊपर जब हमारे पास कोई हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और हमने देखा कि जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स आपके मेटल पे गिरते हैं तो वहां से जनरेशन हो जाती है एक्सरेज की। हमने पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल के ऊपर बम्बार्ड हो जाते हैं तो वहां से हमारे पास एक्सरे जनरेट हो जाती है। वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो ही इस मेटल को टक्कर मारेंगी, यहां से आपके पास एक्सरेज मिल जाएंगी। और जब इन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ी, हमने देखा जो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर Z। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज उसका जो स्क्वायर रूट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है दैट वेरीज लीनियरली विथ एटॉमिक नंबर। इसलिए यहां से एक स्टेटमेंट आया है दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। वो क्या है वो हम बात कर लेते हैं, वो फिर से एक बार समझेंगे। हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसको देने के लिए हेनरी मॉसले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में एक सोर्स से हमने लिए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, और जब वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल सरफेस के ऊपर बम्बार्ड करे जाते थे, जब वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल के ऊपर स्ट्राइक कर रहे थे, तो वहां से हमारी एक्सरे जनरेट होती है। और जब हमने उन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी को स्टडी कर लिया, हमने ऐसा देख लिया जो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। और हमने यहां से कंक्लूड किया एक स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, जो एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज है, दे आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। इसलिए मैं स्टेटमेंट लिखूंगा the physical and chemical properties, the physical and chemical properties, the physical and chemical properties, the physical and chemical properties of an element are a periodic function of atomic number Z। देखो, इसको हम जनरल तरीके से कैसे समझ सकते हैं, इन सिंपल वे हम ऐसा बताएंगे। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं, मतलब जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, मतलब जब हम एलिमेंट्स को सीक्वेंस देते हैं, जब हम एलिमेंट्स का अरेंजमेंट बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो
तो जिन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है वो रेगुलर इंटरवल्स के बाद अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट कर देते हैं। ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट है। जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है वो रिपीट हो जाते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और आप ऐसे भी लिख सकते हो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट और ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। अब ये हमने पढ़ लिया, ये हमारे पास ऐसे लिखना है, मोजली ने ये करा, फिर हमने ये स्टेटमेंट दे दिया, तो आपके पास ये एक्सप्लेन हो गया यहां से। अब जो हमारे पास आज का पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बता देता हूं, एक बार उसको समझ लेंगे। देखो एक बार मैं बता देता हूं जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी क्या क्या डिस्क्रिप्शन है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एक बार ही पीछे जाते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या जो हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म इसको कहा जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बोला जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको एक बार थोड़ा सा यहां पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखो जो हमारे पास ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इट हैज बीन कंपोज्ड बाय मेनी साइंटिस्ट। एक हमारे पास है बोहर, एक साइंटिस्ट है बरी, बोहर बरी, उसके बाद रैंग एंड वर्नर। इन साइंटिस्ट ने इस पे काम किया है, इसलिए इस मॉडल का दूसरा नाम आता है बोहर बरी रैंग एंड वर्नर पीरियोडिक टेबल, ऐसा भी आप बता सकते हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल है दिस इज बेस्ड ऑन बोहर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आपने डिस्कस की होगी आपके पास बोहर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन बोहर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे लिख लेते हैं पूरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो इट इज बेस्ड ऑन बोहर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर। ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इट इज बेस्ड ऑन बोहर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर। उसके बाद थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन लेते हैं। ये जो हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इसमें भी हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं। अब हमारे पास जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर पीरियड्स जो है, जो इसके अंदर पीरियड्स है, टोटल पीरियड्स या जिनको हॉरिजॉन्टल रोज बताया जाता है, वो हमारे पास टोटल इसमें हमारे पास 8 नहीं, हमारे पास यहां पे 7 पीरियड्स होते हैं। जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स जो है दैट इज इक्वल टू 7, और उन पीरियड्स को हम नंबर करते हैं फ्रॉम पीरियड नंबर 1 टू पीरियड नंबर 7। हमारे पास फर्स्ट पीरियड होता है, उसके बाद सेकंड पीरियड होता है, थर्ड पीरियड होता है, फोर्थ पीरियड अप टू हमारे पास पीरियड नंबर 7 होता है। वो हमारे पास फर्स्ट पीरियड से शुरुआत होती है और हम पीरियड नंबर 7 तक भी जाते हैं। वो हमारे पास जो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज जो है दैट इज इक्वल टू 7, और उनको हम लिखते हैं पीरियड नंबर 1 से लेके पीरियड नंबर 7 तक। अब इसके बाद जो इसमें जो मॉडर्न या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। जो है हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, यहां पे टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है दैट इज इक्वल टू 18। वो हमारे पास 18 ग्रुप्स है और उनको हम क्लासिफाई करते हैं ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक। ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक हम उनको क्लासिफाई कर लेते हैं। ऐसे आप बता देंगे हमारे पास जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है यहां पे ग्रुप्स जो है टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इज इक्वल टू 18, और हम ग्रुप 1 से चलते हैं और ग्रुप नंबर 18 तक जाते हैं। ऐसे ग्रुप 1 आ जाएगा, ग्रुप 2 आ जाएगा, ग्रुप 3 आ जाएगा, ऐसे आप ग्रुप नंबर 18 तक चले जाते हैं। अब हमारे पास उसके बाद थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अब इसकी और क्या डिस्क्रिप्शन है, इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या डिस्क्रिप्शन है उसको एक बार समझते हैं। देखो
मैं ऐसा बता दूंगा, यहां पे आपके पास 18 ग्रुप्स है और हर किसी ग्रुप में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आपने प्लेस करे होंगे, आपने कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हर किसी ग्रुप में रखे होंगे। और आपको याद रखना है, जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के अंदर होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है दैट इज सेम। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, हर किसी एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम है, दैट इंडिकेट्स कि उनके आउटर मोस्ट शेल में भी एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए वो शो करते हैं सेम प्रॉपर्टीज। क्योंकि जो आपकी प्रॉपर्टीज अराइज होती है, दे आर बिकॉज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दे आर बिकॉज ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। और जिन स्पीशीज के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही सेम हो गए, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाती है। इसलिए मैं लिखूंगा, एक ऐसा स्टेटमेंट आपके पास आ जाता है, एलिमेंट्स belonging to सेम ग्रुप, जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप possess सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, possess सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, hence possess same properties। वो जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं उन सभी एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज सेम। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सेम है तो प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो जाएंगी। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप पोजेस सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेंस प्रॉपर्टीज और सेम, प्रॉपर्टीज भी सेम सेम ही अराइज हो जाती है। तो आप इस स्टेटमेंट को भी याद रख लेंगे। एक बार थोड़ा सा मैं उसको, इस पीरियोडिक टेबल को, यहां पे जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, एक मिनट में आपको समझाता हूं, आप एलिमेंट्स कहां कहां पे कौन कौन से रख लेते हैं। देखो, जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, ये एलिमेंट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में रखे होते हैं। यहां पे इस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कलेक्टिवली बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें आपके आ जाते हैं अल्कली मेटल्स भी और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी। अल्कली मेटल्स भी आ जाते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी यहां पे आ जाते हैं। डन। उसके बाद आप यहां पे देख लेंगे, जो आपके पास ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक एलिमेंट्स आ जाते हैं, उनमें आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहां पे 3 ग्रुप नंबर से 12 ग्रुप नंबर में आ जाते हैं। 3 से 12 तक आप जाएंगे, आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स मिल जाएंगे, जिनका और एक नाम भी होता है ट्रांजिशन मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम दिया जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। डन। उसके बाद नेक्स्ट ये भी आ जाता है, पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे बॉटम पे रखे जाते हैं वो एलिमेंट्स जिनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, या इनका दूसरा नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनका दूसरा नाम आ जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये सारे हमारे पास ग्रुप नंबर 3 को बिलोंग करते हैं। जो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नीचे आ जाते हैं और उन सब का जो ग्रुप नंबर आता है दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 3। और उसके बाद यहां पे आपके पास आता है ग्रुप नंबर 12 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक जो एलिमेंट्स आ जाते हैं उनको बोला जाता है, उन एलिमेंट्स का नाम आ जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनमें हमारे पास बहुत सारी फैमिलीज आ जाती है। वो यहां पे हमारे पास ग्रुप नंबर 13 से 18 तक, 12 तक हमारे पास डी ब्लॉक आते हैं, 13 के बाद 18 तक हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। और इनमें ग्रुप नंबर 13 का जो पहला एलिमेंट आ जाता है दैट इज बोरॉन, इसलिए इस फैमिली का नाम आ जाता है बोरॉन फैमिली। और ग्रुप नंबर 14 में हमारे पास कार्बन सबसे टॉप पे आता है, इसलिए इस ग्रुप का नाम रखा जाता है कार्बन फैमिली। और यहां पे ग्रुप नंबर 15 है, यहां पे टॉप पे होता है नाइट्रोजन, इस फैमिली को दूसरा नाम दिया जाता है नाइट्रोजन फैमिली, या इनका दूसरा नाम होता है पिनाकोजेंस। उसके बाद हमारे पास ग्रुप नंबर 16 आ जाते हैं और ग्रुप नंबर 16 को बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि यहां पे टॉप पे लाई करता है ऑक्सीजन। उसके बाद ग्रुप नंबर 17 में हमारे पास आ जाता है हैलोजेंस, या जिनको
फ्लोरीन, या जिसको फ्लोरीन फैमिली भी बोला जाता है, इसको पिनाकोजेनस बोला जाता है, इसको चाल्कोजेनस, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स को बोला जाता है, दे आर प्लेस्ड इन चाल्कोजेन फैमिली। और ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज हेलोजेनस, या फ्लोरीन फैमिली भी बोल सकते हो। और ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स बेहद अनरिएक्टिव होते हैं, उनमें टॉप पे हमारे पास हीलियम आ जाता है। कौन आ जाता है? हीलियम। और इस फैमिली का नाम आ जाता है नोबल गैस फैमिली या इनर्ट गैसेस। ये सारे गैसेस होते हैं, इसलिए इनर्ट गैसेस बोला जाता है। वो ये हो गई बोरॉन फैमिली, 13 में बोरॉन, 14 में कार्बन, 15 में नाइट्रोजन, 16 में ऑक्सीजन, 17 में फ्लोरीन और 18 में आपके पास आ जाता है हीलियम। आपके पास ये डिस्क्रिप्शन हमारे पास इस मॉडर्न पीरियडिक या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल की होती है। ऐसे आप थोड़ा सा एक बार इसको देख लेंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर मूवमेंट करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले समझते हैं, कुछ टर्म्स आपको डिफाइन करनी है। एक टर्म है कोवलेंट रेडियस और दूसरी टर्म है आपके पास मेटालिक रेडियस। सबसे पहले मैं एक और टर्म यहां पे ऐड कर लेता हूं। सबसे पहले हमारे पास टर्म आ जाती है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज दिस एटॉमिक रेडियस, उसके बाद बात करते हैं कोवलेंट और मेटालिक रेडियस की। देखो, आपके पास जो एवरेज डिस्टेंस आ जाएगी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, द एवरेज डिस्टेंस between nucleus and outermost shell electrons, outermost shell electrons, that average distance is called as atomic radius. Suppose आपके पास कोई एक एटम ये है और इस एटम का ये मैंने न्यूक्लियस बना लिया, और इसके पास कुछ शेल्स होंगी। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। अब जो आपके पास आउटर मोस्ट शेल है, उस आउटर मोस्ट शेल और आपके न्यूक्लियस के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस आ जाती है दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। इसलिए लिखा द एवरेज सेपरेशन या एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। अब बात करते हैं, क्या एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट करना बहुत आसान है कि बहुत मुश्किल है? आई एम टेलिंग दैट एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि सबसे पहले एक एटम को अपनी आइसोलेटेड फॉर्म में लाना या एक एटम को अपनी एटॉमिक स्टेट में लाना, दैट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। इसलिए टू टेक इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एटॉमिक रेडियस। पहला लिखूंगा, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एटॉमिक रेडियस। आप एटॉमिक रेडियस को क्यों इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं? इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एटॉमिक रेडियस। क्यों ऐसा? क्योंकि दो कारण बताऊंगा, दो रीजन बताऊंगा आपको, तो आप खुद बताएंगे एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पहला पॉइंट जो है, क्यों एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है? क्योंकि एक एटम को अपनी एटॉमिक स्टेट में लाने के लिए आपको बेहद एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। एटम आसानी से अपनी एटॉमिक स्टेट में नहीं आ जाता है। इसलिए पहला पॉइंट है कि आप एटॉमिक रेडियस को डिफाइन नहीं करते हो, बिकॉज सेपरेशन ऑफ ए सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट। सेपरेशन ऑफ ए सिंगल एटम, एक सिंगल एटम को सेपरेट करना जो होता है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होती है, उसमें एनर्जी बहुत इन्वेस्ट करनी पड़ती है। इसलिए हम एटम ही नहीं बना सकते हैं, तो एटॉमिक रेडियस इजीली फाइंड आउट नहीं हो जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस को फिर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो, हम कोई सा होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हैं। ये हमारे पास कोई होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब कोई होमोडायटॉमिक का मतलब है दो एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल, लेकिन उसके अंदर जो दोनों एटम्स होंगे वो सेम होंगे, दैट इज कॉल्ड एज होमोडायटॉमिक। डायटॉमिक का मतलब है एटॉमिसिटी, या हमारे पास एटम्स दो है, और होमो का मतलब है वो दोनों एटम्स सेम है। एक एटम ए है और दूसरा एटम हमारे पास बी है।
अब हम इसको कैसे एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट कर लेते हैं। हम एक होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हैं और इस होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियाई के बीच सेपरेशन जो होती है उसको हम मेजर कर लेते हैं। इस मेजरिंग डिस्टेंस जो हमने मेजर डिस्टेंस की है, क्या ये डिस्टेंस आपने दो न्यूक्लियाई से मेजर की है? यस, हेंस दिस इज कॉल्ड एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो सबसे पहले एक होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल लिया जाता है और उस होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियाई के बीच जो सेपरेशन है उस सेपरेशन को मेजर आउट किया जाता है और उस डिस्टेंस का नाम दिया जाता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मतलब ये कोई ए एटम है और ये कोई दूसरा ए एटम है, इसको हम बता सकते हैं दिस इज होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें दो न्यूक्लियाई के बीच जो सेपरेशन डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब अगर इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मैं एग्जैक्टली हाफ कर लूंगा, वो मेरे पास आ जाएगा एटॉमिक रेडियस। वो अगर मुझे ए का एटॉमिक रेडियस फाइंड करना होगा, अगर मुझे ए का एटॉमिक रेडियस डिफाइन करना होगा, मैं बोलूंगा आप कोई इस ए का होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल ले लीजिए और उस होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल में आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को एक बार मेजर करेंगे। उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ आ जाएगा दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस ऑफ ए। अब उसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास टर्म आ जाती है दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस। व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस, उसको एक बार समझते हैं। सबसे पहले एक फिनोमेनन को ही समझते हैं, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद हमें आसान समझना हो जाएगा कि हमारे पास व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस। देख लें, और इस कोवेलेंट रेडियस को यूजुअली लिखा जाता है सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम कैसे सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार आप यहां की ओर ध्यान से सुनेंगे बातों को। देखो, जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड वीबीटी के हिसाब से कब बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो जाती है। इसलिए अगर कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन करना होगा, द बॉन्ड फॉर्मड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द बॉन्ड फॉर्मड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब जब कभी इस दुनिया में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैपिंग हो जाएगी, उससे जो बॉन्ड जनरेट होता है उस बॉन्ड को बताया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। इसलिए द बॉन्ड फॉर्मड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो जाती है तो हमारे पास जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बताया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में सिंपली दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पास आ गए, उन्होंने कर ली ओवरलैपिंग। अब हम कैसे कोवेलेंट रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो, सपोज हम बात करते हैं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है दैट इज कॉल्ड एज F2 और इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के टाइम पे हम ऐसा बताते हैं कि एक फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल ने दूसरे फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग की और जब ओवरलैपिंग आ गई तब तब बॉन्ड बनेगा आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड। वो आपका अगर फ्लोरीन, मैं मान लेता हूं ये आपके पास फ्लोरीन है, जब दूसरा फ्लोरीन इसके पास आ जाएगा, या सिंपली मैं H2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेता हूं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। H2 मॉलिक्यूल में चूंकि s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, हम उसी से एग्जांपल को शुरू करते हैं। देखिए, जो H2 मॉलिक्यूल होता है वहां पे एक H का 1s ऑर्बिटल दूसरे H के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर देता है। ये आपके पास एक H है और ये आपके पास दूसरा H है। ये एक H का 1s ऑर्बिटल है और ये दूसरे H का 1s ऑर्बिटल है। जब ये दो ऑर्बिटल्स आपस में पास आ जाएंगे, जब इनकी हो जाएगी ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बना दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक बात है। अब हम ये मेजर करेंगे कि इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन का अपना न्यूक्लियस होगा, इस हाइड्रोजन का भी अपना न्यूक्लियस होगा। इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच जो सेपरेशन डिस्टेंस है, इसको अभी हमने कहा है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जब दो एटम्स की ओवरलैपिंग हो गई, जब दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो गई,
जो हमारे पास डिस्टेंस आ जाती है दैट इज कॉल्ड एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या इसी को तुम दूसरे टर्म्स में बॉन्ड लेंथ भी डिफाइन कर लेते हैं। दो न्यूक्लियाई के बीच जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का नाम आ जाएगा बॉन्ड लेंथ या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जब दो एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड है उनके बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर मैं एग्जैक्टली हाफ लेता हूं दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस। तो अगर मुझे कोवेलेंट रेडियस को डिफाइन करना होगा, जो कोवेलेंट रेडियस होता है is the half of internuclear distance. Covalent radius is the half of internuclear distance between two covalently bonded atoms. Between two covalently bonded atoms. दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, या जिसको तुम दूसरी टर्म्स में बॉन्ड लेंथ बताते हो, उस बॉन्ड लेंथ का अगर तुम हाफ लेते हो दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस। दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस। सपोज सर आप कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे? आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है और आपके पास मॉलिक्यूल दिया हुआ है F2, और अगर इसमें आपको यह बताया गया है कि यहां पे बॉन्ड लेंथ या जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, यहां पे जो बॉन्ड लेंथ है या जिसको तुम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी दूसरी टर्म्स में बताते हो, अगर उसका वैल्यू यहां पे आपको दिया हुआ है 0.98 एंगस्ट्रॉम, आपको यह बताया गया है कि आप कोवेलेंट रेडियस फ्लोरीन का फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला लगेगी जब आपको कोवेलेंट रेडियस ऑफ फ्लोरीन को डिटरमाइन करना होगा। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपके पास 0.98 एंगस्ट्रॉम है और आप बिल्कुल इसको डिवाइड करेंगे 2 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.49 एंगस्ट्रॉम एंड दिस इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ फ्लोरीन। तो बिल्कुल आपके पास जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच होती है, उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर आप एग्जैक्टली हाफ कर लेते हो वो आपके पास बन जाती है कोवेलेंट रेडियस। अब चूंकि ये रेडियस कम होता है, क्योंकि यहां पे हमारे पास ओवरलैपिंग हो जाती है, जब ओवरलैपिंग हो जाएगी उस ओवरलैपिंग की वजह से नजदीक आएंगे, इनके बीच इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन कम हो जाएगा, और जो ही इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन कम हो जाएगा आपका रेडियस भी यहां से कम ही हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें एक और टर्म आ जाती है दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक रेडियस। व्हाट इज मेटालिक रेडियस, उसको एक बार समझ लेते हैं। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट भी हमें दिखाया हुआ है, दैट इज व्हाट इज मेटालिक रेडियस। देखो, जब हमारे पास मेटल्स होते हैं, वो मेटल्स जब भी पैक हो जाते हैं तो वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो दो एडजेसेंटली प्लेस्ड मेटल्स है, देखो ये आपके पास कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर मेटल का दिया हुआ है, ये कोई आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे मेटल एटम्स प्लेस्ड है, इसमें बहुत सारे मेटल एटम्स प्लेस्ड है, बहुत सारे मेटल एटम्स प्लेस्ड है। अब मेटालिक रेडियस को तुम कैसे फाइंड आउट कर लोगे? देखो, आप एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर लीजिए, आप एक मेटालिक क्रिस्टल लीजिए, उस मेटालिक क्रिस्टल में दो एटम्स के बीच जो आपके पास एडजेसेंटली प्लेस्ड होंगे उनके बीच के न्यूक्लियाई की सेपरेशन को मेजर करेंगे, और उस डिस्टेंस का अगर तुम एग्जैक्टली हाफ लेते हो वो आपके पास आ जाता है मेटालिक रेडियस। तो अगर मुझे मेटालिक रेडियस को डिफाइन करना होगा, मैं आपको बोल रहा हूं आप एक मेटालिक क्रिस्टल लेके आ जाए, उसमें दो एडजेसेंटली प्लेस्ड मेटल एटम्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बीच उनके बीच की न्यूक्लियाई की जो सेपरेशन है उसको एक बार मेजर करेंगे, और उस डिस्टेंस का जो हाफ आ जाएगा दैट विल बी मेटालिक रेडियस। वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the nuclei of adjacently placed metal atoms, between the nuclei of adjacently placed
half of the distance between the nuclei of two adjacently placed metal atoms in crystal structure. In crystal structure. वो अगर आप दो एडजेसेंटली प्लेस्ड मेटल एटम्स के न्यूक्लाई के बीच की सेपरेशन को मेजर करेंगे और बिल्कुल उस सेपरेशन का अगर आप एग्जैक्टली हाफ ले रहे हैं, वो आपके पास बन जाता है मेटालिक रेडियस. सपोज भाई मेरा, अगर आप एक काम कर रहे हो, इस न्यूक्लाई और इस न्यूक्लियर को देख रहे हो, ये एडजेसेंटली प्लेस्ड मेटल एटम्स है, इनके बीच का सेपरेशन अगर आ जाता है एक्स, तो आपको मेटालिक रेडियस फाइंड आउट करना है. आर एम मेटालिक रेडियस कितना आएगा, वो इस सेपरेशन डिस्टेंस का एग्जैक्टली हाफ आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज मेटालिक रेडियस. वो आप समझेंगे बातों को जो मैंने बता लिया कि आप जब भी मेटालिक रेडियस फाइंड आउट करोगे, आप एक क्रिस्टल ले आओगे, उस क्रिस्टल में एडजेसेंटली प्लेस्ड मेटल एटम्स के बीच सेपरेशन को मेजर करेंगे और उस सेपरेशन का जो एग्जैक्टली हाफ आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक रेडियस. अब बात करते हैं आरसी कोवलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस में कौन ज्यादा कौन कम हो जाता है. आप सब लोग इतना समझ सकते हैं कि मेटालिक रेडियस जब डिफाइन हो जाता है तो वहां पे दो एडजेसेंटली प्लेस्ड मेटल एटम्स को सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन इनके बीच कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है और कोवलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है. जब ओवरलैपिंग होगी आपका कोवलेंट रेडियस कम हो जाएगा और आपका मेटालिक रेडियस जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोवलेंट रेडियस. आप याद रखेंगे, मेटालिक रेडियस जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोवलेंट रेडियस. हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एडजेसेंटली प्लेस्ड मेटल एटम्स इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर. या आपके पास एक मेटल एटम था या आपके पास दूसरा मेटल एटम था, इनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसका एग्जैक्टली जब हाफ लिया था, दैट हैज बिकम द मेटालिक रेडियस. अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ी सी मूव कर लेते हैं और हम चेक करने जा रहे हैं नेक्स्ट चीजें. देखिए ये इंपॉर्टेंट, बड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड व्हाट आर द ट्रेंड्स अक्रॉस द पीरियड एंड ग्रुप. हम सिंपल बात समझेंगे. क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बताएंगे व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी और उसके साथ साथ ये भी बताना है कौन से फैक्टर्स आयोनाइजेशन एनर्जी को चेंज करते हैं, किन फैक्टर्स की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है और किन फैक्टर्स की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है. और पीरियड और ग्रुप में, या आपके पास पीरियड में कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज होती है और आपके ग्रुप में व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी. सबसे पहले डिफाइन ही करते हैं व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? देख ले, मैं एक बार आपको कैसे बता रहा हूं वो सुन लो. अगर आप कोई सा एलिमेंट लेते हो और उस एलिमेंट का कोई एटम आप ले रहे हो बिल्कुल आइसोलेटेड फॉर्म में, ये कोई आपने कोई मेटल एटम लाया है और इस मेटल एटम को तुमने बिल्कुल आइसोलेटेड फॉर्म में लिया है. ये कोई मेटल एटम मैंने लिया और इस मेटल एटम को बिल्कुल आपने आइसोलेटेड फॉर्म में लिया हुआ है. इसका किसी के साथ कोई लेना देना है नहीं, इसकी किसी के साथ कोई इंट्रैक्शन वगैरह नहीं है. तो ये मेटल एटम हमारे पास सिंपली हमने लिया है और ये आइसोलेटेड है, इसका किसी के साथ इंट्रैक्शन नहीं है. लेकिन इसको मैंने किस फॉर्म में लिया है? गैस फॉर्म में लिया है. अगर तुम्हारे पास कोई मेटल एटम है और इस मेटल एटम को तुमने आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में लिया है, अब अगर इस आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम से आपको मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उसके लिए आपको बाहर से कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी. गुड डिफाइनेबल पैरामीटर्स क्या क्या है? आपके पास आइसोलेटेड मेटल एटम होना चाहिए, आपके पास वो मेटल एटम गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए और उसमें से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन या जो उसके अंदर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको बताया जाता है मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. अगर उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है आपको कितनी एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ेगी? दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी. अगर मैं डिफाइन कर लूंगा, आप स्टेटमेंट को देखेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ
the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron, required to remove the most loosely bound electron from isolated gaseous atom, from isolated gaseous atom. वो अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड गैशियस एटम है, मतलब वो आइसोलेशन में है और वो गैस फॉर्म में है, उसमें से अगर आपको मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, उसके लिए आपको कितनी एनर्जी की दरकार है, आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी. अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करेंगे, अगर आपके पास कोई एटम अपनी न्यूट्रल फॉर्म में है, वो ना ही कैटायनिक फॉर्म में है ना ही वो एनायनिक फॉर्म में है, उस न्यूट्रल एटम में से जो इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, उस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी का खर्चा करना पड़ता है, उसमें हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है. इसलिए ऐसा बताया जाता है कि जब न्यूट्रल एटम से आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा, उस प्रोसेस में हमेशा बाहर से एनर्जी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा. इसलिए यह प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक हो जाती है. इसलिए मैं लिखूंगा फॉर ए न्यूट्रल एटम, फॉर ए न्यूट्रल एटम, फॉर ए न्यूट्रल एटम ionization energy is always, ionization energy is always या सिंपल लिखेंगे आयोनाइजेशन प्रोसेस इज, एनर्जी ज्यादा वर्ड सही नहीं रहेगा यहां पे, फॉर ए न्यूट्रल एटम आयोनाइजेशन प्रोसेस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. वो जब भी आप किसी न्यूट्रल एटम की बात करेंगे तो वहां पे आपको एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक हो जाएगी. फॉर ए न्यूट्रल एटम आयोनाइजेशन प्रोसेस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक. गुड. उसके बाद एक बात ये याद रख लेना, आप कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो सॉलिड स्टेट एलिमेंट से नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पहले उस एलिमेंट को गैसियस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब आप वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो. इसलिए मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी टेकन फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी टेकन फ्रॉम सॉलिड स्टेट एटम. सॉलिड स्टेट एटम या सॉलिड स्टेट से आप कभी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते हैं. आपको पहले उस सॉलिड स्टेट से एलिमेंट को कन्वर्ट करना है गैस फेज में, और उस प्रोसेस में आपको अलग से एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज सब्लिमेशन. वो आपकी आयोनाइजेशन में कैलकुलेट नहीं हो जाती है. वो आप कभी भी सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते. आपको इलेक्ट्रॉन को जरूरी पहले गैसियस फॉर्म में लेना है, उसके लिए आपको अलग से एनर्जी का खर्चा उठाना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन एनर्जी. अब जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इसके यूनिट्स होते हैं. या तो आपके आयोनाइजेशन एनर्जी को हम इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिखेंगे, या तो आप इसको लिखेंगे किलो कैलोरी पर मोल में, या तो इसका यूनिट आ जाता है कभी कभार किलो जूल पर मोल में भी हम आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हैं. वो आयोनाइजेशन एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी पर मोल, और इन टर्म्स ऑफ किलो जूल भी हम कभी भी आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये पहला पैरामीटर हो गया. अब उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. एक बार वो फैक्टर्स देखते हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को चेंज करते हैं. किन फैक्टर से आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज हो जाती है, किन फैक्टर से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और किन फैक्टर से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है. बात कर लेते हैं एक बारी. फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी.
फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। देखें एक बार बात कर लेते हैं इसकी भी। देखो सबसे पहला फैक्टर जो है जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एज जेड इफेक्टिव, या इसका दूसरा नाम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक बार थोड़ा सा समझाता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है। आपके पास ये रहा न्यूक्लियस, ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये आपके पास इनर शेल्स में पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपके पास आउटर मोस्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो आउटर मोस्ट शेल पे जो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज पहुंचना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू जेड। जितना इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वही उसमें प्रोटॉन नंबर भी आएगा, वही उसमें पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाता है उतना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी आता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक जेड न्यूक्लियर चार्ज पहुंचना चाहिए था, लेकिन जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर वाले इलेक्ट्रॉन शील्डिंग करते हैं, वो रुकावट पैदा करते हैं, और उस रुकावट से क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल्स तक जितना न्यूक्लियर चार्ज पहुंचना चाहिए था उतना नहीं पहुंचता है। अब एग्जैक्टली इस आउटर मोस्ट शेल पे कितना न्यूक्लियर चार्ज आता है, इस पे एग्जैक्टली कितना न्यूक्लियर चार्ज पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितनी शील्डिंग, जितनी अंदर रुकावट ज्यादा पैदा होगी, जितना ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा रोकेंगे न्यूक्लियर चार्ज को, उतना बाहर यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम पहुंचेगा। जितना अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स कम रुकावट पैदा करेंगे उतना यहां पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा पहुंचेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। अब ऐसा देखा गया है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या मैं ऐसे लिखूं, आपके पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आई को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आयोनाइजेशन एनर्जी, और जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। इस स्टेटमेंट को आप सुनेंगे, बिल्कुल अपने कान खोल के इस स्टेटमेंट को एक बार सुनेंगे। जितना आपकी किसी आयन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जितना किसी आपके पास कैटायन के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उसका मतलब वहां पे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा पहुंचता है, वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की पकड़ ज्यादा होगी, और जितना न्यूक्लियस की पकड़ ज्यादा होगी उतना आपको उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहर से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। वो आपको बता रहा हूं कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जितना आपका कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, उतना आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की पकड़ ज्यादा आएगी, और उतना आपके पास वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और आपको बहुत भारी अमाउंट में एनर्जी देना पड़ता है ताकि आप वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और जितना आपके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, उतना इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की पकड़ कम होगी, और उतना आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इसलिए ऐसा देखा गया है, अगर मेरे पास चेक करना होगा, मेरे पास दिए हैं 3 कैटायंस, एक कैटायन है आपके पास Fe3+, एक कैटायन है आपके पास Fe2+, और एक कैटायन है आपके पास Fe+, और एक कैटायन है आपके पास Fe। ये न्यूट्रल एटम दिया हुआ है, आपको चेक करना है कहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और कहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। देख लें, यहां पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है और यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, दिस इज न्यूट्रल स्टेट एटम। तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज सबसे कम है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज सबसे कम है वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, जहां पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इसलिए Fe3+ की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय Fe2+, फॉलोड बाय Fe, और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी आपके Fe0 के पास हो जाती है। अगर मैं उसके बाद लिखता हूं, आपके पास अगर Mn+7 है और आपके पास Mn+2 है, कहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहां पॉजिटिव चार्ज कम है। तो पहले केस में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और दूसरे केस में आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी।
अब अगर मैं लिखता हूं हमारे पास O माइनस है, हमारे पास O है, हमारे पास O2 माइनस है, इन स्पीशीज में अगर आपको कंपेयर करना होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, बात को गौर से सुन लेना, अगर आप O से O माइनस जा रहे हैं नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, O माइनस से O2 माइनस की ओर जा रहे हैं नेगेटिव चार्ज और बढ़ रहा है, जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए इस O की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फॉलोड बाय O माइनस एंड फॉलोड बाय O2 माइनस। ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का पहला फैक्टर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसके बेसिस पे हम आयोनाइजेशन एनर्जी बता सकते हैं। अब उसके बाद वाला पैरामीटर आप एक बार बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, जो मैं वर्ड्स बोलने जा रहा हूं वो सुने एक बार। जो दूसरा फैक्टर है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट कर देता है, या दूसरा पैरामीटर जिसके थ्रू आयोनाइजेशन एनर्जी बदल सकती है, वो हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जितना आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगी, उतना उस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन बाहर लेते हो तो वो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चली जाती है, जिसके कारण आपको एनर्जी का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है। इसलिए ऐसा बताया जाता है जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होती है उनसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उनसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी का इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा। अब सर कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है? ऐसा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बताया जाता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हाफ फिल्ड होती है और जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास फुली फिल्ड होती है। हाफ फिल्ड का मतलब क्या है सर, उसको एक बार समझाते हैं। हाफ फिल्ड का मतलब है अगर आपके P में है 3 इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज हाफ फिल्ड P। अगर आपके पास D में 5 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कॉल्ड एज हाफ फिल्ड D। अगर आपके F में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस इज अगेन कॉल्ड एज हाफ फिल्ड F। और आपके पास अगर फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपके पास फुली फिल्ड कोई सबशेल है, अगर आपके पास कभी भी P6 आया, कभी भी D10 आया, कभी भी आपके पास F14 आ गया, दीज आर कॉल्ड एज फुल्ली फिल्ड स्टेट्स। ये हाफ फिल्ड स्टेट है एंड दिस इज फुल्ली फिल्ड स्टेट। इन स्टेट से हमेशा इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं लूंगा हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस रिक्वायर मोर आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसे लिख लूंगा स्टेटमेंट। वो जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होगी और जो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास फुली फिल्ड होगी, उन कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप जब इन स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, जब आप इन स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, आप एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को करवाने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ती है। इसलिए मैं आपको एक चीज यहां से समझाऊंगा, आप एक बार उसको सुनेंगे। ऑक्सीजन है और हमारे पास नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 एंड 2p4, और यहां पे आपके पास जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p3। आप ध्यान से सुनेंगे, ये हमारे पास p3 स्टेट है और ये हमारे पास p4 स्टेट है। दिस इज इनकम्प्लीटली फिल्ड एंड दिस इज हाफ फिल्ड। अगर आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव करेंगे, ये p3 से बनेगा p2, मतलब एक स्टेबल से बनेगा लेस स्टेबल, और यहां पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा, क्योंकि आप जब p4 से इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो p3 बन जाएगा। इसलिए इस प्रोसेस में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि आप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा लेस स्टेबल बनाने की कोशिश में हो, और यहां पे आप लेस स्टेबल को मोर स्टेबल बनाते हो। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का मतलब है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। अब इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इसमें पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो आपके पास नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है
दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब उसके बाद तीसरा फैक्टर जो आयोनाइजेशन एनर्जी को वैरी कर देता है, चेंज कर देता है, उसको एक बार समझते हैं, सुने। दैट इज कॉल्ड एज पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल्स। पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल्स। जो आपके पास सबशेल्स का पेनिट्रेशन पावर है, अगर वो चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी चेंज हो जाएगी। अब पेनिट्रेशन पावर से हम क्या समझते हैं, एक बार इस वर्ड को समझते हैं। एक सबशेल जो है वो न्यूक्लियस के कितने क्लोज है, जितनी वो सबशेल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगी उतना उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है। जितना कोई न्यूक्लियस के पास ज्यादा जाएगा उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, और जितना कोई सबशेल न्यूक्लियस से दूर रहेगी उतना उसका पेनिट्रेशन पावर कम है। और ऐसा देखा गया है न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होती है एस सबशेल, इसलिए एस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, फॉलोड बाय पी, फॉलोड बाय डी एंड फॉलोड बाय एफ। एस का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है, दैट मींस एस सबशेल न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होती है, और एफ सबशेल जो है वो न्यूक्लियस से सबसे दूर होती है। जो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज उसके साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और जिसके साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगी वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा। और जो न्यूक्लियस से दूर होगा, जो आपके पास न्यूक्लियस से दूर होगा, उस पे न्यूक्लियस का कंट्रोल कम होगा और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। इट इज इजी टू टेक एन इलेक्ट्रॉन, it is easy to take an electron from s subshell. It is easy to take an electron from s subshell. आप s subshell से इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो आपके पास वहां से, सॉरी मैं लिख रहा हूं गलत स्टेटमेंट, एक बार इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। इट इज डिफिकल्ट, पहले ये आ जाता है, एक बार इसको करेंगे। इट इज डिफिकल्ट, it is difficult to take an electron from s subshell and is very easy to take an electron from f subshell। वो f subshell से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही आसान होता है, और आपके पास एस सबशेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा अगर एक्सपेरिमेंटली हम चेक करते हैं, हमारे पास दो केसेस आते हैं। एक तो आपके पास केस आता है बेरिलियम और उसके बाद आ जाता है बोरॉन। सुने तो, अगर बेरिलियम की आउटर मोस्ट शेल को देखा जाए दैट इज 2s2, और आपकी जो यहां पे आउटर मोस्ट शेल होती है बोरॉन के केस में दैट इज 2s2 2p1। अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है फ्रॉम p1, p सबशेल से निकालना है, और यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है s से। इट इज इजी फॉर एन इलेक्ट्रॉन कि वो p से निकले, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन कि वो आपके पास s से निकलेगा। इसलिए बेरिलियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बोरॉन, ऐसा आप समझेंगे। और उसके बाद जो लास्ट वाला फैक्टर आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट कर देता है वो हमारे पास आ जाता है एटॉमिक साइज। चौथा पैरामीटर जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी को चेंज कर देता है दैट इज एटॉमिक साइज। दैट इज एटॉमिक साइज। एंड इट हैज बीन फाउंड आउट दैट जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अब ऐसे लिखेंगे, सर ऐसा हमने चेक करा हुआ है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और जो आपके पास एटॉमिक साइज होता है इनके बीच इनवर्स रिलेशन होती है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होती है, इनवर्स रिलेशन होती है। इसका मतलब भाई जितना एटॉमिक साइज ज्यादा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम, और जितना एटॉमिक साइज कम उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। मतलब जब जब इस दुनिया के अंदर एटॉमिक साइज में बढ़ाव आएगा, जब जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा, उन केसेस में आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी कम, आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी का खर्चा उठाना पड़ेगा। और जब जब एटॉमिक साइज कम होगा उन प्रोसेसेस में आपको खर्चा करना पड़ेगा ज्यादा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ज्यादा। और अगर मैं देख लूं आपके पास लिथियम है, लिथियम के बाद आ जाता है सोडियम, सोडियम के बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आ जाता है रेबिडियम, और रेबिडियम के बाद आ जाता है सीजियम। अगर इस डायरेक्शन में हम चलेंगे
तो हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या आपके पास n का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, और n के वैल्यू के बढ़ने की वजह से आपका एटॉमिक साइज भी बढ़ जाता है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, सीजियम सबसे बड़ा होगा और लिथियम सबसे छोटू सा होगा। अगर सीजियम सबसे बड़ा है तो वहां से अगर एटॉमिक साइज ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। अगर मैं चेक करूंगा, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय सोडियम, फॉलोड बाय पोटेशियम, फॉलोड बाय रेबिडियम, और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है सीजियम में। और आपने अगर सुना होगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट्स होते हैं उनमें सीजियम को यूज किया जाता है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इजीली हो जाता है। वैसे उस कहानी में घुसेंगे नहीं, आपके पास ये 4 फैक्टर्स है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को वैरी कर देते हैं। अब कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बदलती है अक्रॉस ए पीरियड, और कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी वैरी हो जाती है अक्रॉस ए पर्टिकुलर ग्रुप, उसको समझते हैं। वो पीरियोडिक वेरिएशन, पीरियड में कैसे वेरिएशन आ जाता है, पीरियड में कैसे वेरिएशन आ जाता है किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का। एक बार सुनेंगे वर्ड्स को और एक बार बिल्कुल दोहराएंगे। आपके पास सबसे पहले यहां पे आ जाता है लिथियम, क्योंकि आपने पढ़ा है लिथियम। लिथियम के बाद हमारे पास आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन, उसके बाद आ जाता है कार्बन, कार्बन के बाद आ जाता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद आ जाता है फ्लोरीन। आप अगर चेक करेंगे, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लिथियम से आप फ्लोरीन तक जाते हो, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इंडिकेटिंग दैट लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी सबसे कम और फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी सबसे ज्यादा, जो कि हम देखते भी हैं। आपकी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो फ्लोरीन की ही होती है, क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा आ जाता है। अब उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, लेकिन आप दूसरे फैक्टर के पास जाएंगे, आप इस दूसरे फैक्टर को एक बार देख लेंगे। जो मैंने यहां पे सेकंड फैक्टर पढ़ाया है, आप देखो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो, आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, P6 D10 F14 P3 D5 F7, इन कॉन्फ़िगरेशन से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप इसको एक बार देख लेंगे। जो आपका ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये आपके पास P4 कॉन्फ़िगरेशन है और ये आपके पास P3 कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, लेकिन ऐसा होता नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है और उसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन। उसके बाद कार्बन का ट्रेंड एज इट इज चलता है, कार्बन में कोई आपको एक्सप्लेनेशन वाला फैक्टर नहीं मिल जाता है। लेकिन फिर से एक बार सुनेंगे, अगर बेरिलियम और बोरॉन में देखा जाए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन बेरिलियम में आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो 2s से और बोरॉन में आपका इलेक्ट्रॉन 2p से निकलता है, इसलिए आपका यहां से फिर से ऑर्डर उल्टा हो जाता है। यहां पे पहले आ जाता है बेरिलियम और उसके बाद आ जाता है बोरॉन और उसके बाद आ जाता है आपके पास लिथियम। कुछ जनरल में एक स्टेटमेंट तो मैं ऐसे बता सकता हूं, जनरली अगर आप पीरियड में चलते हैं, आप एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी आपके पास बढ़ जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है दो फैक्टर्स का, दो पैरामीटर्स का। एक तो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड अगेन द नेक्स्ट फैक्टर इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो आपके पास ये ऑर्डर आ जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का, या जब आप पहला इलेक्ट्रॉन इनमें से रिमूव करते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आ जाता है वो कुछ ऐसा आ जाता है। अब आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप में वेरिएशन कैसे होता है, सुने आप। एक स्टेटमेंट अभी यहां पे लिखा है कि जब भी एटॉमिक नंबर, जो आपके पास एटॉमिक साइज है, जब वो बढ़ जाता है, जब आपके पास एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, एटॉमिक साइज के बढ़ने से आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो सिंपल बात है, अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास कम हो जाएगी। आपने अभी देखा
जब हम ग्रुप में मूवमेंट करते हैं, इन ए ग्रुप, जब हम ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है ग्रुप में, और जब साइज बढ़ेगा ग्रुप में तो आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी कम। इसलिए आपने देखा, अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन में चेक करेंगे, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तक, आयोडीन तक आप जाएंगे, आयोडीन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है आयोडीन, ये फ्लोरीन की, आयोडीन की सबसे कम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम और सीजियम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी हो रही है कम, इसलिए लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा और सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी टाइम। सो ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट के यहां पे ट्रेंड्स आ जाते हैं। फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सबसे ज्यादा और आयोडीन की सबसे कम, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सबसे ज्यादा और सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम आ जाती है। हम क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर मूवमेंट कर लेते हैं। देखें एक बार, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसके बाद आपको यह भी बताना है कि व्हाट आर द ट्रेंड्स अक्रॉस ए पीरियड एंड ग्रुप। एक बार समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो मैं आपको समझाता हूं बहुत सिंपल तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अगर हमारे पास ए और बी के बीच कोवलेंट बॉन्ड है, अब इस ए को भी मैं बता सकता हूं कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, बी को भी बता सकता हूं कोवलेंटली बॉन्डेड एटम। अब एक पर्टिकुलर कोवलेंटली बॉन्डेड एटम के पास कितनी टेंडेंसी है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस ए और बी के बीच एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गई है। अब इस कोवलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट के पास कितनी टेंडेंसी है कि ये इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, या जिस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, या कितना इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। दैट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गो, अगर मैं डिफाइन कर लूं, द टेंडेंसी ऑफ ए कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, the tendency of a covalently bonded atom to attract the shared pair of electrons, to attract the shared pair of electrons towards itself, towards itself, that tendency is called as electronegativity। मतलब अगर इस कोवलेंटली बॉन्डेड एटम के पास इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है तो हम बताएंगे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर ए को ज्यादा टेंडेंसी है इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, तब मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करा जाता है काय से, आप चाहे बोल दो या काय बोल दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिप्रेजेंटेड विद काय। अगर मैं बोलता हूं ए और बी के बीच बॉन्ड है, अगर आप ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज बी की ज्यादा है एज कंपेयर टू ए, तो इसका मतलब है बी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। अगर ज्यादा खींचेगा, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, फिर ए पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अगर बिल्कुल इसका उल्टा हो गया, तुम बता रहे हैं सर ए की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, तो उस केस में आपका जो पॉजिटिव आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, वो बी के पास आएगा। ए के पास खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, तो ए के पास आएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो आपके पास यहां से पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब दो एटम्स की डिफरेंट हो जाती है तो वहां से हमारे पास पोलर बॉन्ड्स की क्रिएशन हो जाती है। पोलर बॉन्ड्स गेट क्रिएटेड ड्यू टू polar bonds get created due to different electronegativity या due to difference in electronegativity। अगर दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो उसकी वजह से पोलर बॉन्ड्स क्रिएट हो जाते हैं।
पोलर बॉन्ड्स गेट क्रिएटेड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं लिख रहा हूं EN से। उसके बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके वैल्यूज को हमारे पास एक साइंटिस्ट ने डिक्टेट किया है, उसने एक स्केल दी है दैट इज कॉल्ड एज पॉलिंग स्केल। वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो है जो हम आज पढ़ रहे हैं were given by the scientist named as Pauling. Electronegativity values were given by Pauling. आप कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू थोड़े बहुत याद भी रखेंगे। देखो ये लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप याद रखेंगे। कैसे? देखो इसको 1.0 1.5 से बढ़ा दो, 1.5 से बढ़ा दो 2.0, 2.5 3.0, उसके बाद ये 3.5 और सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारा फ्लोरीन है। वो अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में झांका जाएगा, देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी, हमारे पास फ्लोरीन इस दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है। और अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल या पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 4.0 आ जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमें फैक्टर्स को समझना आसान होगा क्योंकि हमने सारे फैक्टर्स ऑलरेडी आयोनाइजेशन में कर लिए हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, किस किस फैक्टर की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। पहला फैक्टर है हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। और आपने ऐसा बताया जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। समझाता हूं, इस स्टेटमेंट को आप सीख लेंगे एक बार। जितना किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जितना किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी ज्यादा ही होगा। और जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उस नेगेटिव चार्ज के बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। वो ये बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा। अगर आपको बताया जाएगा Fe+2 है और आपके पास Fe+3 है, अगर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करेंगे, इस Fe3+ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आएगी, Fe2+ की कम आएगी। अगर आपको यह दिया जाएगा O है, O- है, O2- है, इनमें नेगेटिव चार्ज इसके पास सबसे ज्यादा, यहां नेगेटिव चार्ज सबसे कम, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा आएगी, फॉलोड बाय O- और O2- की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो जाएगी। ये पहला फैक्टर है। अब दूसरा फैक्टर जो आयोनाइजेशन जो हमारे पास इस, सॉरी मैंने यहां पे गलत लिखा है, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको एक बार करेक्ट कर देंगे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। वो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। अब दूसरा पैरामीटर जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाती है उसको एक बार समझ लेते हैं। सुने, हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर जो होता है दैट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के वेरिएशन से, जहां एटॉमिक साइज जब चेंज हो जाता है उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज हो जाती है। इट हैज बीन अगेन फाउंड आउट दैट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, जितना किसी एलिमेंट का एटॉमिक साइज कम होगा, जितना किसी एटम का एटॉमिक साइज ही कम आ जाता है उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। फिर उसका इनवर्स उल्टा, आप बताएंगे सर जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। अगर तुम चेक करोगे आपके पास F है, Cl है, Br है और I है, अगर आप इनमें चेक करेंगे जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक साइज सबसे कम है, आयोडीन का एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, फॉलोड बाय क्लोरीन, फॉलोड बाय ब्रोमीन एंड फॉलोड बाय आयोडीन। ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड आ जाता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलिरियम, आपके पास
ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज सबसे कम होगा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय सल्फर, फॉलोड बाय सेलेनियम एंड फॉलोड बाय टेलुरियम। आपके पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेंज कर देता है, वो तीसरा फैक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। जितना किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितना वहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, उतना आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बढ़ जाएगा। और अगर देखा जाए आपके पास कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कभी sp भी हो सकती है, आपके कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपके पास sp2 भी हो सकता है, और आपके कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 भी हो सकता है। यहां पे देखा जाए परसेंटेज एस कैरेक्टर यहां पे 50% है, क्योंकि sp का मतलब है 50p 50s, sp2 का मतलब है 2 पार्ट्स p के हैं, 1 पार्ट s का है, तो आप यहां से गिनेंगे आपके पास 33% का s कैरेक्टर आ जाएगा। और यहां पे देखा जाए आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% का s कैरेक्टर देखा गया है। और अगर आप यहां पे चेक करेंगे या इस केस में परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इस कार्बन की परसेंटेज एस कैरेक्टर उससे कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, तो आपके पास इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम हो जाता है। और sp3 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में आपने 25% एस कैरेक्टर देखा है। यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे कम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी सबसे कम होगी। जो कार्बन sp है उसकी हाइब्रिडाइज, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू वो सबसे ज्यादा है, और आपका sp3 कार्बन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम हो जाता है। अब ट्रेंड्स की बात करते हैं, 1 मिनट में समझते हैं ट्रेंड्स अक्रॉस ए पीरियड। अगर आप पीरियड में चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या खेला हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज होती है। आपने बताया सर अगर हम जा रहे हैं लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, बोरॉन से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आप यहां से यहां तक जा रहे हैं, जो आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बढ़ जाएगा। और ऐसा देखा गया है पीरियड में, सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, फॉलोड बाय नाइट्रोजन, फॉलोड बाय कार्बन, फॉलोड बाय बोरॉन, फॉलोड बाय बेरिलियम, और सबसे लीस्ट हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की आ जाती है। और अगर हम बात करेंगे अक्रॉस गो जनरल पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और अगर हम ग्रुप में बात करेंगे, अगर हम ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हो जाता है, क्योंकि जब तुम ग्रुप में जाते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ खेला हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। अगर तुम बताओगे आपके पास लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद रेबिडियम है और सीजियम है, एटॉमिक साइज सीजियम का सबसे ज्यादा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो जाएगी। और लिथियम का एटॉमिक साइज सबसे कम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। ऐसे ही और एक ऑर्डर भी क्रिएट करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इनमें देखा जाए फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे कम, आयोडीन का एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी और आपके पास आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो जाएगी। हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, व्हाट आर द ट्रेंड्स अक्रॉस ए ग्रुप एंड पीरियड। देखिए हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको एक बार समझते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर आपके पास एक एटम है और ये तुम्हारे पास फिर से आइसोलेटेड फॉर्म में है, इसको बोलेंगे ये हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है। अगर इस आइसोलेटेड गैसियस एटम में आप बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो आपके पास इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है, एनर्जी जो है वो आपको वहां से निकल जाती है। उस प्रोसेस में कितनी टोटल एनर्जी रिलीज हो जाती है उसी का नाम आ जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
वो हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के साथ हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं या हम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन बाहर से भर देते हैं, उस पूरी प्रोसेस में कितनी एनर्जी निकल जाती है, उस एनर्जी का नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो मैं लिखूंगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when electron gets added to isolated gaseous atom, isolated gaseous atom। अगर आप एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, उस पूरी प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी रिलीज हो जाती है, एनर्जी निकल जाती है, उस एनर्जी को ही नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जब किसी भी एटम में पहला इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, जब पहला इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उन एलिमेंट्स की जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं होती है, मतलब आप फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड के अलावा अगर किसी एटम में पहले इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हो, उस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी निकल जाती है, इसलिए वो प्रोसेस हमेशा आपके पास एक्सोथर्मिक आ जाता है। वो जनरली जो आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वो जब जब पहला इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर इंसर्ट करा जाता है, जब भी कभी पहला इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम के अंदर भरा जाता है, उस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी निकलती है, एक्सेप्ट इन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्ट इन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर तुम पहला इलेक्ट्रॉन भर देते हो, वो प्रोसेस वहां से एंडोथर्मिक हो जाता है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन एंड सो ऑन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन एंड सो ऑन, इलेक्ट्रॉन एडिशन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन एंड सो ऑन। जो जब तुम सेकेंड इलेक्ट्रॉन भर रहे हो या तीसरा, चौथा, पांचवा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, वो प्रोसेस हमारे पास हमेशा एंडोथर्मिक हो जाती है। वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन या थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन एडिशन का जो प्रोसेस होता है, वो हमेशा हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस ही हो जाती है। अब उसके बाद समझते हैं भाई एक मिनट में हमें कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को चेंज करते हैं, इसलिए नाम आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए पहला फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पहला फैक्टर जो इफेक्ट कर देता है, दैट इज एटॉमिक साइज। ऐसा देखा गया है भाई मेरा कि जितना एटॉमिक साइज बढ़ जाता है उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, और जितना एटॉमिक साइज कम होता है उतना आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाती है। वो जितना आपके पास एटॉमिक साइज बढ़ेगा उतना आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम हो जाएगी, और एटॉमिक साइज घटेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। पहला फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को चेंज कर देता है वो आपके पास है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बढ़ी जाएगी। वो मैं ऐसा स्टेटमेंट बोल सकता हूं, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा किसी आयन के पास या किसी एटम के पास, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, और जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, और उतना आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, उतनी आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो जाएगी। ये आपके पास सेकंड पैरामीटर आ जाता है। और तीसरा पैरामीटर है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। मैं ब्रैकेट में यहीं पे लिख लेता हूं, कॉन्फ़िगरेशंस। सर स्टेबल में कौन आ जाता है? हाफ फिल्ड में आता है P3,
D5 और आ जाता है F7, और फुली फिल्ड में आता है P6, D10 और आपके पास F14। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये जनरली रेजिस्ट करती है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रेजिस्ट करती है इलेक्ट्रॉन एडिशन। और अगर इनमें इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे या स्लोली ऐड हो जाता है इन प्रोसेसेस में, हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम निकल जाती है। आप तीनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे, एटॉमिक साइज कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। आपके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो रेजिस्ट करती है, वो अपने में इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं होने देती है, क्योंकि अगर उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मूवमेंट करेंगे, जो कि हो ही नहीं सकता है। अब क्या वेरिएशन होता है, कैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वेरिएशन कैसे हो जाता है, उस पर जल्दी में एक बार चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है उसका वेरिएशन कैसे होता है उसको एक बार सुनेंगे। देख लो, आपके पास अगर तुम मूवमेंट कर रहे हैं एक पीरियड में, सुने, अगर तुम पीरियड में मूवमेंट कर रहे हैं, पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। वो आप किसी भी पीरियड में मूवमेंट करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। एफ की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखना चाहते हो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, फॉलोड बाय नाइट्रोजन। क्लोरीन है, सल्फर है और फास्फोरस है। चूंकि आप पीरियड में जा रहे हैं, यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होगी, फॉलोड बाय सल्फर एंड फॉलोड बाय फास्फोरस। अब आपके पास जब तुम एक पर्टिकुलर ग्रुप में मूवमेंट करते हैं, क्योंकि ग्रुप में मूवमेंट करने पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू बढ़ जाता है, n की वैल्यू के बढ़ने की वजह से आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है, I की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, फॉलोड बाय आपके पास ब्रोमीन। लेकिन आप एक स्टेटमेंट हमेशा यहां पे याद रखेंगे, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए ब्रोमीन के बाद आ जाएगा फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद हमारे पास आ जाता है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक बार ऑर्डर थोड़ा सा उल्टा कर लिया, एक बार इसको नए से लिख लेते हैं। अगर हमारे पास आयोडीन है, अगर हमारे पास ब्रोमीन है, अगर हमारे पास फ्लोरीन है और अगर हमारे पास क्लोरीन है, चूंकि हमारे पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू क्लोरीन, लेकिन मैंने बताया जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड में अगर देखा जाए, जो आपके पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। इसलिए फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद हमारे पास आयोडीन। अगर ऐसा देखा जाए, आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलरियम, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखी जाए तो आपके पास सल्फर की सबसे ज्यादा, थर्ड पीरियड का सल्फर है, सल्फर की सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड पीरियड, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेलरियम, और मैं ऑक्सीजन को यहां से मिटाऊंगा, या आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज के ऑर्डर आ जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली एक ग्रुप में आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो कम हो जाती है, लेकिन आपको याद रखना है थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो सेकंड पीरियड के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है। या आपके पास यहां पे भी आप ऐसे पीरियोडिक वेरिएशन देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो इसका और एक सवाल हमारे पास आता है, डायगोनल रिलेशनशिप। देखो, डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, जो आपके पास सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स जो है शो सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज, शो सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज second period element show similarity in properties with diagonally placed
with diagonally placed third period elements और इसी रिलेशन का हमने नाम दिया है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, एक बार इसको समझ लेते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो डायगोनली प्लेस्ड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में केमिकल प्रॉपर्टीज जो है या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर दिखाते हैं, तो उस रिलेशन को नाम दिया जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। उसको बताया जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल रिलेशनशिप क्यों एग्जिस्ट करता है? डायगोनल रिलेशनशिप is due to same ionic potential, आयनिक पोटेंशियल। अगर दो एलिमेंट्स का आयनिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उस आयनिक पोटेंशियल के सेम होने की वजह से डायगोनल रिलेशनशिप आ सकती है। जिनका आयनिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा, फाई जिसको बताया जाता है, इसको लिखा जाता है फाई से। अगर आयनिक पोटेंशियल दो एलिमेंट्स का सेम हो जाएगा, वो डायगोनल रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। देखें, आपके पास लिथियम है, लिथियम के बाद आ जाता है आपके पास बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आ जाता है बोरॉन, और बोरॉन के बाद आपके आ जाता है कार्बन। लिथियम के नीचे आ जाता है मैग्नीशियम, बेरिलियम के नीचे आ जाता है, सॉरी, लिथियम के नीचे आता है सोडियम। एक बार करेक्ट कर लेंगे, सोडियम, यहां मैग्नीशियम, यहां एल्युमिनियम, और यहां पे आ जाता है कार्बन के नीचे सिलिकॉन। ये हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है और ये हमारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है और ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। जो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, इनके जो डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट थर्ड पीरियड के होते हैं वो इनके साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड ए डायगोनल रिलेशनशिप। लिथियम अपनी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के साथ रिपीट करेगा, बेरिलियम अपनी प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम के साथ रिपीट करेगा, बोरॉन अपनी प्रॉपर्टीज सिलिकॉन के साथ रिपीट करेगा। इस टाइप की रिलेशनशिप को बताया जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। क्यों डायगोनल रिलेशनशिप आती है, देख लो। जितना उस आयनिक पोटेंशियल को कैसे लिखा जाता है, फाई का मतलब है आयनिक पोटेंशियल, और आयनिक पोटेंशियल बराबर होता है चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कैटायन। आपके कैटायन का चार्ज कितना है उसको अगर डिवाइड करते हैं हम रेडियस ऑफ कैटायन से, आपके पास एक टर्म बन जाती है, दैट इज आयनिक पोटेंशियल। देखो, लिथियम के कैटायन का जो चार्ज होता है और इस लिथियम कैटायन का जो रेडियस होता है, उनके वैल्यूज को अगर आप डिवाइड कर लेंगे, वहां से आपको आयनिक पोटेंशियल मिल जाएगा, सपोज x। और अगर मैग्नीशियम के कैटायन का आप चार्ज देखेंगे, डिवाइड बाय करेंगे उसका रेडियस, वहां से आयनिक पोटेंशियल मिल जाएगा, वो x आएगा। इस एलिमेंट का आयनिक पोटेंशियल इस एलिमेंट के आयनिक पोटेंशियल से मैच हो जाता है, इसलिए लिथियम मैग्नीशियम के साथ ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। ऐसे इस बेरिलियम का आयनिक पोटेंशियल, बेरिलियम कैटायन डिवाइड बाय इसका रेडियस, चार्ज बाय रेडियस, चार्ज बाय रेडियस, इनका बराबर बराबर आ जाता है, आयनिक पोटेंशियल सेम आ जाती है, दैट इज कॉल्ड ए डायगोनल रिलेशनशिप। बोरॉन और सिलिकॉन, इनका जो आयनिक पोटेंशियल का वैल्यू आता है, चार्ज बाय रेडियस का वैल्यू यहां पे और चार्ज बाय रेडियस का वैल्यू यहां पे, दोनों वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली बराबर आ जाते हैं, इसलिए ये एलिमेंट शो करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। आप यहां पे 2 नंबर का क्वेश्चन ले सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहां से खत्म हो जाता है। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।